हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विज्ञ क्लासेस में, जिसमें हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं। और हमने एक यूट्यूब सीरीज स्टार्ट करी है इंडियन पॉलिटी की, जिसका नाम है क्रिस्टल क्लियर बैच ऑफ इंडियन पॉलिटी, जिसमें हम 3 लेक्चर ऑलरेडी ले चुके हैं। ये हमारा 4th लेक्चर है। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम एक ब्यूटीफुल कोट के साथ इसके स्टार्टिंग करते हैं एज यूजुअल। विद्या एक ऐसा धन है जिसका न कोई क्षय हो सकता है और ना ही इसे कोई लूट सकता है। यानी कि जो नॉलेज है इज सच अ वेल्थ, नीदर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड नॉर इट कैन बी लूटेड बाय एनीवन। यानी कि जो हमारी नॉलेज है वो डे बाय डे इंक्रीज ही होती है, ये कभी कम नहीं होती कि भाई हमने आज कोई चीज पढ़ी वो हमें समझ में आ गई बट कल हमें वो चीज समझ में नहीं है। ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि हमें जो चीज आ गई, जो चीज हमने सीख ली, वो हमेशा हमारे साथ रहती है। जैसे हमने साइकिल चलानी सीखी तो ये थोड़ा कि कल हम साइकिल चलाना भूल जाएंगे, नहीं, वो तो कंटिन्यूस उल्टा और हम उसमें पारंगत होंगे, उसमें एकदम एड्रॉइट हो जाएंगे। तो इसी तरीके से जो नॉलेज है वो भी डे बाय डे इंक्रीज होती है, बढ़ती है, और उसे हमसे कोई ले नहीं सकता। पैसा तो एक दिन चला जाता है बट नॉलेज कभी नहीं जाती है। तो इसी थॉट के साथ में हम अपने नॉलेज में एडिशन करते हुए आज का ये क्रिस्टल क्लियर बैच का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पढ़ रहे हैं कि संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा, क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही, उसके बारे में पढ़ते हैं। और ये लेक्चर हमारा बाइलिंगुअल है। सो हमने पढ़ा कि प्रीवियस लेक्चर्स में कि ब्रिटिशर 1600 में ट्रेडर के रूप में आए और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश करी क्वीन एलिजाबेथ के परमिशन से। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल थी ब्रिटिशर्स के लिए, क्योंकि वो काफी कम मात्रा में जो उनकी ट्रूप्स थी, ओनली 3000 ट्रूप्स से जीत गए हमारी 18,000 नवाब ऑफ बंगाल की सिराजुद्दौला की 18,000 सेना को हरा के। तो इससे उनका डोमिनेंस बढ़ा। फिर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई, ये भी बहुत ही क्रूशियल थी, जिसमें ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन करी गई, जिसके तहत 1765 में दीवानी राइट मिला ब्रिटिशर्स को, यानी रेवेन्यू के ऊपर राइट मिल गया ब्रिटिशर्स को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। तो यहाँ वो सिर्फ एक ट्रेडर का रोल नहीं, उनसे ट्रेडर से भी एक व्यापारी से ज्यादा उनका एक डोमिनेंस हो गया इंडिया के अंदर। तो ये सब चीजें हमने बहुत ही डिटेल्ड में प्रीवियस लेक्चर में स्टडी करी है। तो आप पहले प्रीवियस लेक्चर को देख लीजिएगा, जिससे आपको ये समझने में आसानी हो। तो हम आगे बढ़ते हैं कि 1859 में क्राउन रूल आया, यानी क्वीन एलिजाबेथ के नाम से, ब्रिटिश गवर्नमेंट के नाम से फिर हमारे यहाँ पे चीजें होने लगी, रूल बनने लगे। लेकिन 1765 से 1855 के इस टाइम पीरियड के बीच में क्या हुआ? इस टाइम पीरियड में क्या हुआ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या क्या किया इंडिया के अंदर, तो उसके लिए कुछ एक्ट बने। उन्हीं चीजों को हम 1 बाय 1 डिटेल्ड में स्टडी करते हैं। कंपनी रूल के नाम से कहा जाता है उस टाइम पीरियड को। 1764-65 में दीवानी राइट, बाद में 1773 से 1858 तक कंपनी का शासन रहा, कंपनी रूल रहा। तो जिसमें कुछ एक्ट है, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, पिट्स इंडिया एक्ट, एक्ट ऑफ 1786, चार्टर एक्ट, फिर ये 93 का चार्टर एक्ट, 1813 का, फिर चार्टर एक्ट 1833 का एंड 1853 का लास्ट चार्टर एक्ट था। यहां तक ये पूरा कंपनी का रूल रहा। कैसे कैसे क्या रहा, हम एक एक रूल, एक एक एक्ट को बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे और बहुत ही डिटेल्ड में स्टडी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। ये सब हिंदी में है। अगर आपको ये सब चीजें नोट्स के फॉर्म में चाहिए तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइए, तो ये आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा एक्ट से। ये कुछ क्राउन रूल 1858 से 1947 में रहा। ये जब हम क्राउन रूल डिस्कस करेंगे तब इन सब चीजों के 1 बाय 1 देखेंगे। हम अपना
रेगुलेटिंग एक्ट, फर्स्ट एक्ट जो कंपनी रूल के अंदर रहा, उससे शुरुआत करते हैं। तो इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ये एक पहला स्टेप था जो लिया गया टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इन इंडिया। यानी कि इंडिया के अंदर जो भी कंपनी काम करती थी, यानी कि जो भी ट्रेडिंग एक्टिविटी करती थी, उसको रेगुलेट करने के लिए ये पहला स्टेप था। क्यों लिया गया, ये क्यों बनाया गया? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि क्या कंपनी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एक ट्रेडिंग कंपनी है, क्या वो इतनी एफिशिएंट है कि वो इंडिया के अंदर जो भी अपनी जो ट्रेडिंग एक्टिविटी करती है उसको एफिशिएंटली मैनेज कर पाएगी या नहीं। तो इसीलिए ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि वो खुद कंट्रोल और रेगुलेट करेगी कंपनी के अफेयर्स को इंडिया के अंदर, क्योंकि उनका एक ये माइंड सेट हो गया था, क्योंकि उनको लगा कि अब हम जो लोग हैं, ब्रिटिशर्स जो हैं, अब वो हरा सकते हैं इंडियंस को। तो उनका थोड़ा डोमिनेंस बढ़ा, तो उनके दिमाग में वहीं से थोड़ा रूल करने का, इंडिया पे रूल करने का विचार आया। तो इसीलिए ये फर्स्ट स्टेप था। आपके क्वेश्चन में आ सकता है व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप, व्हेन वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर ऑफ कंपनी इन इंडिया? तो आपका आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो इट वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था कि कंपनी डू पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। यानी कि पहले तो वो सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी थी, वो एक व्यापारी के रूप में ही तो आए थे, लेकिन अब वो क्या करने लगे, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को भी देखने लगे। एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि वहां का रेवेन्यू या फिर वहां का ज्यूरिसडिक्शन वगैरह किस तरीके से होगा, और वहां पे कौन सी पार्टी आएगी या कौन कौन से लोग काम करेंगे, किस तरीके से इंडिया के लोग गवर्नेंस होगा, टैक्स सिस्टम क्या रहेगा। तो उन सब चीजों को भी कंपनी पहली बार देखने लगी। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इसी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के टाइम पे कंपनी देखने लगी। इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। यानी कि जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी केंद्र से, सेंट्रल से पूरा एडमिनिस्ट्रेट करना, पूरा देखना इंडिया को, ये भी पहली बार इसकी स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में हुई। तो ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है और ये डायरेक्टली एज इट इज आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। तो एक बार इन चीजों पे, इन कीवर्ड्स पे फोकस करिएगा जो मैंने अंडरलाइन करे कि फर्स्ट टाइम इसने फाउंडेशन रखी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की, और ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल और रेगुलेट करेगी अफेयर्स ऑफ कंपनी इंडिया में। तो एक बार हिंदी में देख लेते हैं। ये भारत में कंपनी के मामलों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया एक पहला कदम था। इस विनियमित करने के लिए, ओके, ये पहली बार था कि कंपनी राजनीतिक यानी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य कर रही थी। इसमें भारत में केंद्रीय प्रशासन यानी सेंट्रल से किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन किया जाए उसकी नींव रखी गई। सेंट्रल से किस तरीके, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट किस तरीके से पूरे इंडिया को एडमिनिस्टर करे, वही तो होता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, कि केंद्र में कोई आदमी बैठा हुआ है और वहीं से वो हर चीज को, जो भी टेरिटरी हो उसमें एक रेगुलेशन, एक एक्ट लगा सके, बना सके, पूरा रेगुलेट कर सके। तो यही काम स्टार्ट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में। अब इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर एक पोस्ट बनाई गई, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्योंकि सब चीजें आपने देखा, जो युद्ध था मीर कासिम बंगाल का ही था, उस टाइम पे बंगाल बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट माना जाता था। ओके, वहां पे ट्रेडिंग एक्टिविटीज, वहां की जो आर्ट एंड क्राफ्ट की चीजें थी, साड़ी वगैरह, इन सब के काम बहुत ही अच्छे थे। तो ये बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग सेंटर माना जाता था, बहुत ही अट्रैक्टिव, ट्रेडर्स के लिए एक पॉइंट माना जाता था। तो इसीलिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए गए यहाँ पे, जो कि कौन बने, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन बने, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। डायरेक्टली आपके क्वेश्चन में आ सकता है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल।
लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, तो आंसर होगा लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। और इन्होंने एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल एस्टैब्लिश करी 4 मेंबर्स की। इन्होंने क्या क्रिएट किया, 4 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो नाम से ही पता चल रहा है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो कि एग्जीक्यूशन देखने का काम करेगी, जो कि गवर्नर जनरल को असिस्ट करेगी। किसको असिस्ट करेगी, गवर्नर जनरल को। ओके, और जो गवर्नर्स हैं बॉम्बे और मद्रास में भी जो गवर्नर थे वो सबऑर्डिनेट रहेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के, यानी कि ये तो सुप्रीम रहेगा। जो गवर्नर जनरल था, जो हेस्टिंग्स था, वो तो सुप्रीम है और उसको असिस्ट करेगी कोई एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो कि 4 मेंबरों की थी। और जो बॉम्बे के जो गवर्नर है और मद्रास के जो गवर्नर है वो उसके सबऑर्डिनेट रहेंगे, यानी कि इसके हेस्टिंग्स के सबऑर्डिनेट रहेंगे। जैसा ये कहेगा उसी हिसाब से ये लोग काम करेंगे। अपने मन से ये लोग कोई कानून या कोई भी चीज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि पहले तो इंडिया जो भी प्रेसिडेंसी वगैरह होती थी वो तो क्या होती थी, इंडिपेंडेंट होती थी। जो भी प्रेसिडेंसीज होती थी, जो भी और जगह होती थी कि भाई किसी चीज के गवर्नर या प्रेसिडेंट वो इंडिपेंडेंट होते थे, लेकिन इसने वो चीज हटा दी। इसने बोला नहीं, ये लोग मेरे सबऑर्डिनेट रहेंगे। जो भी कंपनी के जो एम्प्लॉय थे, जो सर्वेंट थे, उनको रिश्वत लेने से मना कर दिया गया। इसीलिए मना कर दिया गया क्योंकि उनकी एक रेपुटेशन बिल्डअप हो, क्योंकि ये लोग, इनका क्या मोटो था कि ये लोग इंडिया में राज करना चाहते हैं। तो इसी वजह से इन्होंने जो कंपनी के सर्वेंट थे उनकी एक रेपुटेशन, एक रेपो बनाने के लिए मना कर दिया गया कि आप लोग सर्वेंट जो भी हैं, कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं, वो किसी भी तरीके की प्राइवेट एक तो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होंगे। ये आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि किसी भी प्राइवेट एक्टिविटी यानी प्राइवेट ट्रेड लिख लेना, TRAD ट्रेड, किसी भी प्राइवेट ट्रेड में इंडल्ज नहीं होंगे। और वो जो कोई भी नेटिव्स होंगे वहां के, उनसे रिश्वत नहीं लेंगे। नॉट टेकिंग ब्राइब्स फ्रॉम द नेटिव्स, जिससे कि उनकी रेपुटेशन बिल्डअप हो। तो और फिर इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो क्वीन एलिजाबेथ थी, ब्रिटिश, उसी के नाम से ब्रिटिश गवर्नमेंट काम करती थी उस टाइम पे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का और मजबूत एक कंट्रोल होना चाहिए कंपनी के अफेयर्स के ऊपर। तो इसकी वजह से उन्होंने एक अपॉइंट किया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कौन अपॉइंट किया, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो कि देखेगा कंपनी के अफेयर्स को। और जो भी उसके रेवेन्यू मैटर्स होंगे कंपनी के, क्या होंगे, रेवेन्यू, ये भी नोट कर लेना, रेवेन्यू मैटर्स होंगे, इनकम, रेवेन्यू यानी इनकम, जो भी उसकी सिविल चीजें होंगी, प्लस जो भी वो मिलिट्री अफेयर्स करेगी इंडिया में, कहीं पे लड़ाई कर रही है, कुछ कर रही है, उन चीजों को बताएगा, रिपोर्ट करेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को। इसीलिए इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम क्या था, ये एक हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसका एक रिप्रेजेंटेटिव मान लो, जो कि कंपनी के अफेयर्स को देखेगा। इसीलिए इस एक्ट का नाम क्या रखा है, रेगुलेटिंग एक्ट, क्योंकि इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी, इसीलिए इसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। ओके, आई थिंक इतना आपको क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा। तो इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का क्या काम था, ये जो भी रेवेन्यू होगा ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो भी काम करेगी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, प्लस जो मिलिट्री की जो भी अफेयर्स करेगी इंडिया के अंदर, उन चीजों को डायरेक्टली रिपोर्ट करेगा। और इसी दौरान एक 1774 में, आई थिंक आपको ये करेक्शन करना चाहिए, मैं आपको स्लाइड में जब नोट्स दूंगी उसमें आपको ये करेक्ट करके दे दूंगी कि 1774 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोलकाता एस्टैब्लिश किया, जिसमें कि एक जो था कौन था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वन था, सॉरी इंडिया नहीं, चीफ जस्टिस था एक, चीफ जस्टिस और 3 दूसरे जज थे, प्लस 3 अदर जजेस। इंडिया कहोगे इसको चीफ जस्टिस क्योंकि इंडिया के अंदर ही था, प्लस 3 अदर जजेस, JUD,
ठीक है, 3 अदर जजेस थे। तो 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता एस्टेब्लिश किया, जिसमें एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, 1 इज चीफ जस्टिस था एंड 3 अदर जजेस थे। सो दिस इज ऑल अबाउट रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो जिसमें क्या था, पहले जो गवर्नर जनरल थे हमारे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे, उनको एस्टैब्लिश किया। फिर उनको असिस्ट करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई, जिसमें 4 सदस्य थे जो कि गवर्नर जनरल को असिस्ट करेगी। फिर जो गवर्नर है बॉम्बे के और मद्रास के, वो किसके अंदर काम करेंगे, जो सबॉर्डिनेट होंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। फिर 1774 उसके बाद में फिर इन्होंने जो कंपनी के जो भी सर्वेंट थे उनकी रेपुटेशन इंक्रीज करने के लिए क्या कि उनको मना कर दिया कि आप लोग रिश्वत नहीं लेंगे जो भी नेटिव से, और आप कोई भी प्राइवेट ट्रेड नहीं करोगे, यानी खुद का एक अपना कोई भी व्यापार कोई भी ट्रेड नहीं कर सकते। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपॉइंट करा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो कि रेवेन्यू या सिविल या मिलिट्री जो भी अफेयर्स होंगे इस कंपनी के, वो डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट को बनाएगा। और 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता एस्टेब्लिश हुआ, जिसमें कि एक चीफ जस्टिस होगा प्लस 3 अदर जजेस होंगे। दिस इज ऑल अबाउट रेगुलेटिंग एक्ट। अब 1773 का विनियोग अधिनियम, ये हिंदी में है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे, उन्होंने कार्यकारी परिषद बनाई। क्या बने, कार्यकारी परिषद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसमें 4 सदस्य थे और बम्बई और मद्रास के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन होंगे, एक सबॉर्डिनेट होंगे। फिर 1775 में इसको 1774 में कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय निर्देशक न्यायालय की नियुक्ति करी गई। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता, जिसमें एक तो होंगे हमारे चीफ जस्टिस और 3 होंगे जिसमें अन्य जो भी तुम्हारे न्यायाधीश होंगे वो। फिर कंपनी के नौकरों को स्थानीय लोगों से रिश्वत लेने के लिए मना करा था कि वहां के स्थानीय लोगों से रिश्वत नहीं लेंगे, और जो भी आप अपना निजी व्यापार करेंगे, क्या करेंगे, निजी व्यापार यानी प्राइवेट ट्रेड, निजी व्यापार करेंगे, उसके लिए उनको मनाही करी गई। सो दिस इज ऑल अबाउट रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये फोटो है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स की, किसकी, जिससे आपको याद रहे। जो भी अगर आप कि इसमें डायरेक्टली एग्जाम से कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे बंगाल के, उनका टाइम पीरियड क्या रहा था, तो इनका टाइम पीरियड था ये 1732 से 1818 तक रहे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। क्या नाम है इनका, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट, ये सब था हमारा, हमने पढ़ा रेगुलेटिंग एक्ट। अब हम नेक्स्ट एक्ट की तरफ पढ़ते हैं कंपनी रूल के अंदर, दैट वाज अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1981। अब इसका नाम ये है कि अमेंडिंग एक्ट, यानी कि कोई संशोधन करना। तो किसमें संशोधन करा होगा भाई, जो इसके पहले का एक्ट होगा कौन सा था, तो 1773 का जो भी हमने एक्ट पढ़ा रेगुलेटिंग एक्ट, तो उसमें कोई कमी रह गई, इसी की वजह से अमेंडिंग एक्ट के नाम से 1981 में ये एक्ट बना। तो इस एक्ट को हम क्या कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अभी अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में कि अमेंडिंग एक्ट का दूसरा नाम क्या है, तो आप बोलोगे एक्ट ऑफ सेटलमेंट, या फिर कोई पूछ ले एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब हुआ, तो आप बताओगे इसको कब हुआ, 1981 में। आई थिंक इतना आपको क्लियर होगा। उसके बाद में इसमें क्या हुआ, इस एक्ट के अंदर इट एग्जेम्प्टेड गवर्नर जनरल एंड द काउंसिल फ्रॉम द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट, यानी कि जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, जो हमने पढ़ी थी कि जो एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई थी रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर 4 मेंबर्स की, जो कि गवर्नर जनरल को असिस्ट करती थी, उस काउंसिल जो गवर्नर जनरल जो उसकी काउंसिल, वो सुप्रीम कोर्ट जो कि 1774 में बना था, वो उसकी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आएगा। यानी कि ये दोनों जो गवर्नर जनरल है और जो उसकी काउंसिल है वो लॉ के अंडर में नहीं इंक्लूड होंगे। ठीक है, इसमें ये हुआ संशोधन एक। फिर इसने क्या कहा कि और जो कंपनी के जो सर्वेंट हैं
और जो भी रेवेन्यू मैटर है यानी पैसे से रिलेटेड मैटर भी सुप्रीम कोर्ट के अंडर में नहीं आएगा। बताओ, ना तो रेवेन्यू आएगा, ना तो कंपनी के सर्वेंट आएंगे, ना तो गवर्नर जनरल गवर्नर जनरल खुद आएगा, ना उसकी काउंसिल आएगी। ये कुछ भी सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आएंगी ये चीजें, ठीक है। और इट प्रोवाइडेड दैट द सुप्रीम कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन ओवर इनहेबिटेंट ऑफ कैलकाटा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई जब कुछ भी नहीं आ रहा तो भाई सुप्रीम कोर्ट बनाई क्यों, इसके अंदर आएगा क्या, इसके ज्यूरिसडिक्शन के अंदर? तो इसके अंदर ये चीज आएगी, क्या आएगी, जो भी कलकत्ता के बाशिंदे हैं, जो कलकत्ता में लोग रहते हैं, वो लोग इसके अंदर आएंगे, प्लस ये लोग पर्सनल लॉ को देखेंगे। अब आप सोचेंगे पर्सनल लॉ क्या होता है? पर्सनल लॉ वो, जैसे कि भाई हिंदू है तो वो हिंदू को हिंदू लॉ के हिसाब से पनिश करेंगे, और जो मुस्लिम्स हैं उनको मुस्लिम लॉ के हिसाब से पनिश करेंगे। जैसे मुस्लिम लॉ के, आप सोचेंगे हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ क्या होता है? जैसे हिंदू में पहले था, अभी की बात नहीं करी, कि जैसे मुस्लिम लॉ में तुम एक से ज्यादा शादी कर सकते हो तो पनिश नहीं करेंगे, बट हिंदू के अंदर ऐसा नहीं था कि फर्स्ट वाइफ है तो उसके हिसाब से आपको, मतलब जो भी डाइवोर्स लेते हैं उसके बाद में जो भी प्रोसीजर होता है तो उस हिसाब से करना होता था। ऐसी कई बहुत सारी लॉज हैं, तो हर धर्म को उसके लॉ के हिसाब से करेंगे। हिंदू को हिंदू लॉ के हिसाब से एंड मुस्लिम को मोहम्मदियन लॉ के हिसाब से ट्रीट करेंगे, उनका उस टाइप से ज्यूरिसडिक्शन करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट अमेंडिंग एक्ट, कि इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में गवर्नर जनरल नहीं आएगा, उसकी काउंसिल नहीं आएगी, कंपनी के सर्वेंट नहीं आएंगे, और जो भी रेवेन्यू मैटर होंगे वो भी सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आएंगे। उसके बाद में उसके ज्यूरिसडिक्शन में क्या आएगा, जो कलकत्ता के इनहेबिटेंट है वो लोग आएंगे, प्लस और जो पर्सनल लॉ होते हैं उनको वो हिंदू लॉ और उनके मतलब रिलीजन के हिसाब से, हिंदू को हिंदू लॉ के हिसाब से एंड मुस्लिम को मुस्लिम लॉ के हिसाब से देखेंगे। यही सब चीजें हिंदी में, इसे निपटान अधिनियम भी कहा जाता है। आईटी के गवर्नर जनरल और काउंसिल को, आई थिंक इसमें थोड़ा सा देख लेना, गवर्नर जनरल और काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से छूट दी जाती है, ठीक है। ये लोग नहीं आएंगे, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल। साथ ही कंपनी के सेवक और राजस्व मामले भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं आएंगे। इसमें यह प्रावधान किया गया कि जो कलकत्ता के निवासियों पर सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र और व्यक्तिगत कानून का प्रशासन नहीं होगा, यानी कलकत्ता के लोगों पे होगा, प्लस और जो व्यक्तिगत कानून है उसके ऊपर होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट, अमेंडिंग एक्ट के अंदर ही प्रोविंशियल कोर्ट अपील्स कुड बी टेकन टू द गवर्नर जनरल इन काउंसिल, यानी जो अलग अलग उस टाइम पे प्रोविंस बनाए गए थे जहां पे उनके राजे महाराजे राजा वगैरह का रूल चलता था किंग का, तो जो प्रोविंशियल उनके अंदर भी उन प्रोविंस को, उन प्रांतों को, हिंदी में इसको प्रांत कहते हैं, तो उन प्रांतों को देखने के लिए कि उनके अंदर भी भाई लड़ाई झगड़े, उनके भी अपने अपने मसले होते हैं, तो उन चीजों को उनकी कहाँ अपील हो, तो उनकी अपील सीधा गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास जाएगी, यानी सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का तो बस वहीं तक ही काम था। अभी जो प्रोविंशियल कोर्ट है उसकी अपील भी कहाँ जाएगी, सीधा गवर्नर जनरल देखेगा, उसकी काउंसिल देखेगी, ठीक है। यानी सुप्रीम कोर्ट का मामला यहाँ भी नहीं है, बस उसका तो कलकत्ता के ऊपर, लोगों के ऊपर ही है, और जो पर्सनल लॉ है उसके ऊपर ही है सुप्रीम कोर्ट का। अब जो गवर्नर जनरल काउंसिल है टू फ्रेम रेगुलेशन फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट और उसकी काउंसिल, तो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसको इतना एम्पावर किया गया कि वो रेगुलेशन बनाएगी, नियम कायदे बनाएगी जो प्रांतों की जो कोर्ट है प्रोविंशियल कोर्ट के लिए और उसी की काउंसिल के लिए, यानी कि उस काउंसिल के सदस्यों के लिए, प्रोविंशियल कोर्ट की काउंसिल के सदस्यों के लिए। तो ये काम, यानी गवर्नर जनरल, इतना तो इस एक्ट से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो गवर्नर जनरल है भैया वो तो सुप्रीम हो गया इसके अंदर, ये तो सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा है, क्योंकि वो तो किसी के ज्यूरिसडिक्शन में ही नहीं आ रहा, वो किसी के काबू में ही नहीं आ रहा, यानी वो जो चाहेगा वही होगा। ही एक्ट एज ए पीएम,
तो ये दिस इज ऑल अबाउट अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1981। ये हिंदी में देख लेते हैं एक बार कि प्रांतीय अदालत की अपीलें काउंसिल में गवर्नर जनरल के पास ले जाई जा सकती थी। ठीक है, प्रोविंशियल कोर्ट की जो भी अपील है प्रांतीय अदालत की वो गवर्नर जनरल के पास ले जाई जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में ये चीज नहीं आएगी। प्रांतीय न्यायालय और परिषद के लिए नियम बनाने के लिए परिषद में गवर्नर जनरल को ही माना जाएगा, यानी गवर्नर जनरल को ये उसके काउंसिल को ये ताकत दी गई है, ये पावर दी गई है कि वो रेगुलेशन बनाएगी प्रांतीय न्याय के लिए और परिषद के लिए। ठीक है, गवर्नर जनरल काउंसिल। तो दिस इज ऑल अबाउट 1981 अमेंडिंग एक्ट। और इसमें हमने देखा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखा हमने, और हमने अमेंडिंग एक्ट पढ़ा 1981 का, यानी कि इसके अंदर जो कमी रह गई थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1981 में सुधारने की कोशिश करी थी उसको बारे में। सो यह आज हमने दो लॉ के बारे में, इन दो एक्ट के बारे में जो कि कंपनी रूल के अंदर कवर होते हैं उनको पढ़ा। सो आई होप ये आपको हेल्पफुल रहेगी, ये वीडियो आपको समझ आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों पे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए, जिसकी वजह से और लोगों को भी बेनिफिट मिले। सो ओके, टेक केयर एंड थैंक यू।